फिर देखें आपका जो अगला टॉपिक था उसमें अपन कह सकते हैं कि भौतिकी के कितने भाग होते हैं या भौतिक विज्ञान के भाग कितने हैं। तो आप देखोगे कि भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपन कह सकते हैं चिर समस्त और दूसरी है आधुनिक भौतिकी। इसको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और इसे बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। जो आजकल में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और जो पहले जो भी नियम बने थे, जो भी आविष्कार हुए थे, उसको अपन कह सकते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स थी। अब इस क्लासिकल फिजिक्स में जो पहली बात आ जाती है वो यांत्रिकी की आ जाती है। यांत्रिकी में अपन कह सकते हैं कि किसी भी स्थूल सॉलिड स्टेट है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि उसका वेग के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो सारा आपका यांत्रिकी के अंदर आ जाएगा। ऊष्मा गतिकी के अंदर अपन कह सकते हैं कि ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से है, उसके लिए जो नियम दिए गए थे वो ऊष्मा गतिकी के अंदर आ जाएगा। या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता था वो ऊष्मा गतिकी के अंदर आ जाएगा। विद्युत चुंबकत्व ये आपका बहुत ही बड़ा मेजर पोर्शन है जो आपके 12th क्लास में आएगा। और विद्युत चुंबक के अंदर चुंबकत्व में अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है वो आपका आ जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये बात आप लोग ध्यान दें। वो भी आपका ये भी जो पूरा कंसेप्ट है वो किसके अंदर आएगा, आपको वो जो सर क्लासिकल फिजिक्स में आ जाएगा, चिर समस्त भौतिकी में। फिर अपन बात करेंगे ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में अपन कह सकते हैं कि जो आप लोगों के किसी भी आवाज़ को लेके या किसी भी साउंड को लेके या उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे अपन कह सकते हैं, जैसे आप लोगों का जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ध्वनि विज्ञान में अपन कह सकते हैं कि समुद्र में जहाज चल रहा है या कहीं पे भी जहाज चल रहा है तो उसके बारे में आपने सोनार का जो कंसेप्ट था वो सारा का सारा आपका क्लासिकल फिजिक्स में आता था, ठीक है। इको होगी, इको भी एक इसमें प्रोसेस होती है, वो ध्वनि विज्ञान में आ जाती है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाता है प्रकाशिकी, जो आप अच्छे से जानते हो। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, जो भी आपके प्रकाश के सिद्धांत है वो सारे के सारे इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आ जाएगा, जो भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है। जिसमें कौन कौन से टॉपिक आ गए, एक तो यांत्रिकी आ गया, एक ऊष्मा गतिकी, जो ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो संचरण होता है वो, ऊष्मा के नियम हो गए, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। अगला विद्युत चुंबकत्व, अपन कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, क्लासिकल फिजिक्स में आ जाते हैं। ध्वनि वाला मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि में कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। या फिर मैंने आपको उदाहरण दिया सोनार वाला कंसेप्ट जो आपके जहाज में होता है। और प्रकाशिकी में आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिए थे, स्टार्ट में शुरुआत में सारे एग्जाम्पल इसी के थे। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स जो आजकल इस फिजिक्स के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है, जैसे अपन कह सकते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको अपन कह सकते हैं आपेक्षिकता का नियम, ठीक है। आपेक्षिकता का नियम क्या होता है, जो अपन कहें कि पिंडों का जो कह सकते हैं कि जो पिंड है उनके बारे में कोई भी जानकारी, उनकी गति की बात करें या उनका रिवोल्यूशन की बात करें, वो सारी की सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपेक्षिकता के अंदर आएगा। नेक्स्ट आपका आ गया क्वांटम यांत्रिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसका जो आपके 12th क्लास में मेजर पोर्शन है क्वांटम फिजिक्स का, जिसमें आपके क्या होगा, ये जो प्रकाशिकी चैप्टर था, इसी प्रकाशिकी चैप्टर के अंदर आपका क्वांटम यांत्रिकी में ये होगा कि प्रकाश किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। वो आपका कह सकते हैं कि एक कण के आधार पर कार्य कर रहा है या फिर अपन कह सकते हैं तरंग के आधार पर। तो क्वांटम ने क्या हुआ, क्वांटम फिजिक्स में, कि प्रकाश एक द्वैत सिद्धांत के अंदर काम करता है। द्वैत मतलब कण और तरंग दोनों सिद्धांत इसमें लगेंगे, वो क्वांटम यांत्रिकी कहलाएगी। नेक्स्ट आ गई आपकी परमाणु भौतिकी। ये सब बात आप जानते ही हो। परमाणु भौतिकी के अंदर क्या होगा, जो भी आपके परमाणु हैं उसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, या उनका रिवॉल्यूशन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर आपके अंदर आ जाएगा आपका नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी में अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में पाई जाने वाले जो भी पार्टिकल्स है, जैसे अपन कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस जो अपन कह सकते हैं नाभिकीय संलयन होता है, यूरेनियम का हो गया, वो सारे के सारे
इसके अंदर आपके पाए जाएंगे। जो आपके ये सारे चैप्टर, ये नाभिकीय भौतिकी, मैक्सिमम पोर्शन ये आपके 11th 12th क्लास दोनों को मिला के ही है, जिसमें अपन क्लासिकल फिजिक्स को भी पढ़ेंगे और मॉडर्न फिजिक्स से इनके भी टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। समझ में आ गई होगी बात। ये इसके दो पार्ट्स थे जो आपको मैंने इनके एग्जाम्पल के साथ कि कौन सा पोर्शन किस टाइप में आता है वो आपको बता दिया। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में यांत्रिकी आ गई, उष्मागतिकी आ गई, चुंबक विद्युत चुंबकत्व का जो भी आपके विद्युतिकी का या चुंबकत्व का जो भी आपका पोर्शन होगा वो क्लासिकल फिजिक्स में आ जाएगा। ध्वनि वाला पोर्शन प्रकाश वाला। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, प्रकाश का जो आपका द्वैत सिद्धांत है वो क्वांटम फिजिक्स में आएगा। कौन सा सिद्धांत? द्वैत। द्वैत सिद्धांत क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। द्वैत सिद्धांत मतलब कह सकते हैं अपन, प्रकाश एक कण के रूप में संचरण करता है, प्रकाश एक तरंग के रूप में। मतलब ये दोनों साथ में मिलेंगे तो उसको कहा जाता है द्वैत सिद्धांत। तो ये द्वैत सिद्धांत किस में आएगा? आपका क्वांटम फिजिक्स में आएगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स है वो आपकी आधुनिक भौतिकी में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों पार्ट्स थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। देखें, अगला जो टॉपिक था वो आपका था कि भौतिकी का योगदान आपके प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में क्या इसका काम है और आपकी समाज में इसने क्या बदलाव लाया। प्रौद्योगिकी मतलब अपने कह सकते हैं कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है इसके अंदर इस भौतिक विज्ञान ने क्या बदलाव किए। तो सबसे पहली बात आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि शुरुआत में ही क्या हुआ था कि विद्युत उत्पादन जो आपकी हुई थी तो उसके अंदर भी आपका क्या हुआ था कि भौतिकी के द्वारा ही तो बदलाव हुआ। सबसे पहले विद्युत उत्पादन अपन कह सकते हैं कि टरबाइन के द्वारा, नदी पे जो भी आपका बांध था उसमें टरबाइन चला के लगाया गया था। तो उस वो भी सिद्धांत कौन सा था आपका? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के द्वारा ही था। तो वो आपके प्रौद्योगिकी में बदलाव आया। फिर अपन कह सकते हैं कि सबसे अच्छा और शानदार उदाहरण ये है कि डीजल का जो इंजन होता है, पेट्रोल का इंजन होता है, भाप का इंजन होता है, ये सारे के सारे जो बदलाव थे वो उष्मागतिकी के नियम के अनुसार आए। आप सबको पता होगा डीजल का इंजन किस प्रकार का होता है, पेट्रोल पंप में हो गया, भाप इंजन है, इन सब में उष्मागतिकी के नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि रॉकेट नोदन, मतलब रॉकेट को जो अपन नोदन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर रॉकेट को छोड़ा जाता है या अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसमें न्यूटन के नियम काम करते हैं। और न्यूटन का कौन कौन सा नियम काम करता है? एक तो सेकंड नियम है और एक आपका थर्ड नियम है। ये सेकंड और थर्ड नियम, दो नियम काम करते हैं न्यूटन के, जो आपके रॉकेट नोदन में, ये अपन आगे पढ़ेंगे, आपके एक चैप्टर है कंप्लीट। और फिर आप कह सकते हो वायुयान का उड़ना, जो वायुयान आपके हवाई जहाज हैं वो उड़ते हैं तो किस प्रोसेस के द्वारा, टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से बदलाव लाया, वो आपका एक बर्नौली ने सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के द्वारा वायुयान का उड़ना हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया रेडियो और टेलीविजन आदि में विद्युत चुंबकीय तरंग से संचरण हुआ। आप देखेंगे कि रेडियो में आप समाचार सुन रहे हो, टेलीविजन में आप लाइव पिक्चर देख रहे हो किसी जगह की या किसी भी को आप सामने देख रहे हो, तो वो भी आपके चुंबकीय तरंग के संचरण के द्वारा होता है। आपने जो एंटीना लगाया हुआ है उससे सैटेलाइट के पास में आपके तरंग के रूप में संचरण होता है। वहां से जो लाइव चल रहा है वहां उसकी इंफॉर्मेशन लेके वापस उस सैटेलाइट के पास पहुंचेगा और सैटेलाइट वापस आपके उसी एंटीना के द्वारा आपके टेलीविजन या रेडियो पे उस चीज को आपके पास जानकारी पहुंचाता है। तो ये सारा आपका किस में बदलाव आया? टेक्नोलॉजी में बदलाव आया। इसमें समझ में आ रही बात है कि विद्युत का उत्पादन करना कौन से नियम के द्वारा? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के द्वारा। डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, भाप इंजन, इसमें आपके कौन से नियम लगे? तो आप कहोगे कि सर उष्मागतिकी के नियम लगे थे। रॉकेट नोदन में कह सकता हूँ, रॉकेट नोदन मतलब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तब आपके न्यूटन के नियम लगते हैं। कौन कौन सा नियम? एक तो सेकंड और एक थर्ड नियम, वही आप लोगों को पता होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया वाला नियम लगता है इसमें सबसे ज्यादा। और वायुयान का उड़ना, वायुयान जो आपके उड़ते हैं उस वायुयान के उड़ने के पीछे कौन सी प्रोसेस लगी? तो बर्नौली का सिद्धांत लगा। ये प्रौद्योगिकी में एक विकास लाया था इसने। रेडियो और टेलीविजन की बात करें तो मैंने आपको अभी समझाया कि जो आपके घर पे एंटीना लगा हुआ है, आपने चैनल चेंज किया कि मुझे सपोज कोई लाइव मैच चल रहा है वो देखना है, उस एंटीना से उस सैटेलाइट के पास में मैसेज जाएगा कि लाइव वाले पोजीशन है, वहां से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट करेगा वापस आपका सैटेलाइट, और सैटेलाइट से आपके टेलीविजन पे वो क्या कर दिया जाता है, आपको प्रदर्शित किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इससे आपके समाज में क्या सुधार आया या समाज में इसका क्या योगदान रहा है, तो आप देखोगे कि विभिन्न आविष्कार हुए और खोजों में परिवर्तन हुए।
आप देखोगे कि आविष्कार के तौर पे अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले इंजन तो पहले भी थे, लेकिन आज आप हाई क्वालिटी का अपन कह सकते हैं कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया है, मॉडिफाइड हुआ है, तो वो समाज में बदलाव आया। आप लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा शैक्षिक जीवन बदल गया, वो भी आपका समाज में एक बदलाव आ गया। जैसे अपन शुरुआत में जो पढ़ाई करते थे वो सिर्फ और सिर्फ अपन जैसे स्कूलों में करते हैं आजकल, वो उस प्रकार से करते थे, लेकिन आजकल जो है लोग वो टेक्निकल रूप में आपकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर के द्वारा शैक्षिक जीवन में बदलाव आया है, वो भी एक समाज में बदलाव का रूप धारण कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि संचार क्षेत्र में सबसे पहली बात की शुरुआत में जो आप लोगों के जब आपका इतना विज्ञान का योगदान नहीं था, तब समाज में अगर कोई भी लेटर आपको भेजना था तो पत्र लिख के वो 10-15 दिन के बाद मिलता था। लेकिन आजकल संचार क्षेत्र में क्या होता है आपका कि मोबाइल तथा फैक्स के द्वारा अपन सूचनाओं को तुरंत बहुत ज्यादा दूरी पर भी सेंड कर सकते हैं। कि आप मोबाइल के द्वारा या किसी फैक्स के द्वारा कोई कागज भी भेजना है तो आप जहां पे भेजना चाहते हो वहां तुरंत कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट्स में आप लोग वहां पे पहुंचा सकते हो। तो बहुत अधिक दूरी में भी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपन पहुंचा सकते हैं, ये भी तो एक समाज में बदलाव लाया इसने। फिर आप देखोगे कि लेजर तकनीक में आप सबसे बड़ी बात होगी कि इसका लेजर तकनीक का सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो होता है चिकित्सा में। चिकित्सा में अपन कह सकते हैं हॉस्पिटल्स में या इलाज में इसका उपयोग होता है। पहले आपके जो सर्जरी की जाती थी तब आपका कह सकते हैं अपन कि बहुत ज्यादा मात्रा में उनको लोगों को उपयोग में लेने पड़ते थे औजार, लेकिन आजकल जो सर्जरी की जाती है जो लेजर तकनीक से की जाती है, एक छोटी सी लेजर लाइट होती है, एक प्रकाश होता है, उस प्रकाश के द्वारा उस तकनीक को क्या किया जाता है, उसके आपके ऑपरेशन क्रिएट किए जाते हैं, ऑपरेशन को सफल बनाया जाता है। तो लेजर तकनीक जो सबसे ज्यादा यूज होती है आपके हॉस्पिटल्स में यूज होती है। और इससे भी समाज में क्या हुआ बदलाव आया कि पहले लोगों को आपके चिकित्सा में बहुत सारे औजारों से होके गुजरना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या है कि लेजर तकनीक के द्वारा अपन अपने समाज में बहुत ही अधिक चिकित्सा में भी बदलाव आया। इस प्रकार से ये भौतिकी का थोड़ा सा आपको आज इंट्रोडक्शन देना था जो मैंने आपको दे दिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका सेकंड लेसन है, मापन और उसका यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, मात्रक और मापन के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल था तो समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बोर्ड पे समझा दिया है। अपन नेक्स्ट लेसन जब स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा।